हिंदुस्तान में नए और रिटेल इन्वेस्टर्स की एक क्रांति आ चुकी है, जहां 30 साल से कम उम्र के नए निवेशक बाजार में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डीमैट अकाउंट हर महीने लाखों खुल रहे हैं। म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच चुका है और ऐसे में बाजार में वॉल्यूम्स भी है ज़बरदस्त है। लेकिन इन बढ़ते हुए इन्वेस्टर्स के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि इन निवेशकों को समझाया जाए, इन्हें बताया जाए कि किस तरह से कैपिटल मार्केट में आपको कदम रखना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। बाजार से किस तरह से बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है और इसके लिए किस तरह की सावधानियां आपको रखने की ज़रूरत है। और इसी बात पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए आज एक बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त गुर हासिल किए हैं इस पूरे बाज़ार के। वो IIT मुंबई से टेक्नोक्रेट, एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर उसके बाद IIM कोलकाता से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर चुके हैं। लंबा गहरा अनुभव है उनका, NSE की स्थापना से लेकर BSE चलाने तक का। 10 साल तक वो BSE के MD और CEO रहे हैं और अब फिर से NSE की MD और CEO के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज की कमान उनके हाथों में है। जी हाँ, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान साहब से। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। हमने सोचा कि बदलते हुए माहौल में जब हिंदुस्तान में एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स की क्रांति आई है और नए नए निवेशक लगातार बाज़ार में आ रहे हैं, नए डीमैट अकाउंट लाखों की संख्या में खुल रहे हैं, इस पूरे नए माहौल को कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ वाकई में हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट के इतिहास में एक बड़ा इतिहास बन रहा है जो आप और हम देख रहे हैं, साक्षी हैं उसके? नहीं, स्वाभाविक है। और कोई भी देश जब ग्रो करता है तो उसको कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो हम जो है थोड़े से, एक तरह से आप देखेंगे तो हम गरीब देश कहे जा सकते हैं। माने आज मीडियम इनकम कंट्री है, $3000 पर कैपिटा, उतने बड़े इनकम हमारी है नहीं। लेकिन वी हैव ऑलवेज बीन अ वेरी लार्ज सेविंग नेशन। हमारी सेविंग्स जो थी करीब 25 से 30% पहले से रही है, कई बार 35% भी गई है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। तो हम सेविंग तो बहुत करते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड वगैरह में करते थे। जैसे जैसे और जब भी उनको मैं एक्चुअली खास करके गोल्ड या रियल एस्टेट उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है, गोल्ड तो होता ही नहीं है और रियल एस्टेट में भी एक हद से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है जी। लेकिन आप अपनी ही कंपनियों में निवेश करते हैं तो अपने लिए तो धन वृद्धि होगी ही, क्योंकि अच्छी कंपनी में निवेश करोगे तो स्वाभाविक है उनका मुनाफा बढ़ेगा और उनका जो दाम है उनके शेयर का बढ़ेगा तो आपका जो प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ देश की जो औद्योगिक प्रगति है उसमें भी आप एक भागीदार बनते हो कि आपका जो पैसा आप निवेश करते हो उससे नई कंपनियां बनती हैं, नई कंपनियां नई जॉब्स क्रिएट करती है, फिर नए लोग जो जॉब मिलते हैं वो वापस निवेश करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक वर्चुअस साइकिल की हमें एक ज़रूरत थी। पिछले 35 साल से हम एक बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे और आज मुझे लग रहा है कि 11.8 करोड़ जी, ऑलमोस्ट 12 करोड़ यूनिक अकाउंट आज NSE के पास है। करीब 23 करोड़ टोटल अकाउंट्स हैं जी। और वो जो 11.8 करोड़ निवेशक हैं हमारे, वो सभी पिन कोड में भारत के एक्सेप्ट 28। अच्छा, सिर्फ 28 और उसमें से भी 25 तो ऐसे होंगे जो एयरपोर्ट ही है जहाँ पर आप KYC, कोई बोल नहीं सकता कि मैं KYC करूँ। तो इफेक्टिवली आपको लद्दाख से लेकर के अंडमान निकोबार में मेरे निवेशक है और द्वारका से लेकर अरुणाचल प्रदेश में हर एक पिन कोड में आज भारत में निवेशक है। तो उसका ये भी मतलब बनता है करीब 22 से 23% भारत का हाउस होल्ड्स, एक घर में भारत में करीब 4 से 4.5 लोग रहते हैं एवरेज। तो भारत की 140 करोड़ की आबादी में करीब 35 करोड़ या 32 करोड़ टोटल घर है। उसमें से 8.5 करोड़ घर आज NSE के जरिए म्यूचुअल फंड में या तो इक्विटी में डायरेक्टली निवेश करते हैं। तो और टोटली 11.8 करोड़ में 8.5 करोड़ हाउस होल्ड्स है जी और 25% वीमेन है जी। तो मुझे लग रहा है कि किसी देश में ये पर कैपिटा इनकम में ऐसा कोई मार्केट नहीं है। हमारे $3000 पर कैपिटा आप देख लीजिए, कोई मार्केट कंपेरेबल नहीं है। 6000 पे भी नहीं है, 12000 पे भी नहीं है, 24000 पे एक कंपेरेबल मार्केट है जो है चाइना। और चाइना में भी जब प्राइस गिरता है, दाम गिरता है तो सरकार जाने खरीदने आ जाती है। अपने वहाँ सरकार का खास कोई रोल नहीं है। तो उस हिसाब से हमारा जो मार्केट है उसको मैं फ्री मार्केट कहता हूँ। तो चाइना भी
उतना फ्री नहीं फ्री है मार्केट जितना नहीं है। तो आप 48-50 हज़ार में भी आज देखेंगे तो यूके का मार्केट 30 साल से सबसे कम लिस्टिंग पे चल रहा है। सिंगापुर में भी 30 साल से सबसे कम लिस्टिंग आज है। मैंने नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड, ऐसा नहीं कि नई कंपनी आ रही है, बट पुरानी कंपनियां भी निकल रही है, डीलिस्ट हो रही है। यूरोप में भी वही हाल है जी, ऑस्ट्रेलिया में भी वही हाल है। तो करीब करीब सभी जगहों पे एक तरह से लोगों का जो पार्टिसिपेशन, अपने उद्योजक पर भरोसा, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली क्या दर्शाता है हमारे, मैं कई बार मैं कहता हूं कि हमारे 78 साल हुए भारत के आज़ादी के, तो उसमें हमने क्या कमाया एज अ नेशन। तो हमारे उद्योजक ने हमारे निवेशक का भरोसा कमाया। ये बड़ी बात है, क्योंकि 20% कोई फ्रांस में नहीं है, कोई जर्मनी में नहीं है, इतने लोग अपने, और एकदम लीप ऑफ फेथ है। आप पैसा मांगो अपने भाई से, वो बोलेगा यार मेरा कहीं पड़ा हुआ है, बट आप कहो कि मेरा आईपीओ आ रहा है तो तुरंत आ जाएगा। और कोई जोरहाट में, कोई डिब्रूगढ़ में, कोई कोहिमा में अपना 1000 रुपया हार्ड एंड है, ऐसा नहीं कि उसके लिए 1000 रुपया मायने नहीं रखता है, वो सेलम तमिलनाडु की कंपनी में लगाता है, तो वो सेलम कभी जाने वाला नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन उसको पूरा भरोसा है कि वो एंटरप्रेनर मेरे लिए काम करेगा, उसका छोटा सा हिस्सा प्रॉफिट का मुझे देगा, भाग नहीं जाएगा पैसा लेकर के। तो और सरकार पे उसको भरोसा है, रेगुलेटर पे भरोसा है, एक्सचेंज पे भरोसा है। तो मुझे लग रहा है कि एक ट्रस्ट जो हमने क्रिएट किया है, ट्रस्ट का मार्केट है। और एक ऑफ कोर्स मोबाइल की जो क्रांति बिल्कुल हुई है मोदी जी के अंदर, तो उसका भी एक अलग ही एक रूप उभर के आया है ये स्टॉक मार्केट में भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक तरह से अभी शुरुआत है। जो भी हम सेविंग करते हैं जी, उसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा, उसका निवेश होगा ही, बैंक में करें या फिक्स्ड डिपॉजिट में करें या गोल्ड में करें या रियल एस्टेट में करें और स्टॉक मार्केट में करें। बिल्कुल। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में लोग, मुझे लग रहा है पिछले 5-7 सालों से ज़्यादा आ रहे हैं। जब आज से 30 साल पहले एनएससी ने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग की शुरुआत की थी और आप उस टीम में शामिल थे और आप नेतृत्व भी किया था कि ये स्क्रीन बेस्ड, उस समय सोचना ही बड़ा मुश्किल काम था कि क्या वाकई में जो आउटक्राई सिस्टम से हम स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग पे जा सकते हैं। तब शायद ही आपने भी नहीं सोचा होगा कि एनएससी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बन जाएगा नंबर ऑफ ट्रेड्स हैंडल करने के मामले में। तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है इंडिया के कैपिटल मार्केट में, जो आपको लगता है कि बहुत बड़े चेंजेस आपने अपने करियर में अपने सामने अपने नेतृत्व में होते हुए देखे हैं? 92 में मुझे कहा गया था, मैंने 91 में जॉब ज्वाइन की थी आईडीबीआई में, और आईडीबीआई उस समय भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था थी। तो जब हर्षद मेहता का कांड हुआ तो आईडीबीआई को कहा गया था कि भाई आप एक टीम बनाइए जो नई एक्सचेंज की स्थापना करेगी, जो बेसिकली नॉट ओन्ड बाय द ब्रोकर्स होगी, जिससे एक तरह से डिसिप्लिन मार्केट में बनी रहेगी। तो 92 में मैंने 24 साल का था मैं। अच्छा। तो मुझे कहा गया भाई ये डिपार्टमेंट में से आपको दूसरे डिपार्टमेंट जाना है, तो मैं तो पहुंच गया। ऐसा कोई अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा कुछ कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हाँ, राइट। तो और मैंने एमबीए था, लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, तो कोई आईटी में मैंने काम कभी किया नहीं था। लेकिन सॉरी क्या कि वो वहाँ पर दोनों आईटी और मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन काम आ गया। हाँ, नहीं, और एक तरह से मैं अकेला ही इंजीनियर था 5 लोगों की टीम में और सबसे छोटा था। तो जो मेरे जो सीनियर्स थे उनको नहीं करना होता था वो काम मुझे करना पड़ता था, या तो उनको नहीं आता था तो आईटी नहीं आता था तो मुझे करना पड़ता था। बाकी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वगैरह वो भी उनको नहीं करना होता तो मुझे देते थे कि भाई तुम कर लो। तो उस हिसाब से कई चीज़ों में हाथ आजमाइश करने का एक मौका मिला। तो उसमें आईटी भी साथ में सीख गए। उस समय कंप्यूटर्स इंडिया में थे नहीं, और टेलीफोन लाइन आपके घर में लाने के लिए भी आपको 5 साल के लिए माने बड़ी शहर में आपको इंतजार करना पड़ता, और फिर उसको चलवाने के लिए वो लाइनमैन के साथ हर रोज जो करना पड़ता था। तो उसके अंदर ऐसी ऑटोमेशन का होना असंभव था, माने एकदम अकल्पनीय था। और पब्लिक में ये चीज़ को चलना, और उसके पहले ही ओटीसी नाम की एक संस्था बनी थी 1 साल पहले, और वो फेल हो गई थी। तो लोगों को वो भी एक था कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, बैंकर लोग ये सब एक्सचेंज बनाते हैं, वो चलने वाली नहीं है। तो उसके अंदर फिर जब हमें कहा गया कि भाई आपको नेशन वाइड एक्सचेंज बनानी है, तो नेशन वाइड एक्सचेंज में जो टेलीफोन लाइन्स चाहिए होगी
वो तो अवेलेबल नहीं है और उसको तुरंत चलना है, और कंप्यूटर्स भी बीच बीच में बिगड़ जाते थे, उस समय उतने रिलायबल नहीं थे जी। तो उसकी जो डिज़ाइन करना, और सैटेलाइट टेलीकॉम मैंने खुद ने डिज़ाइन किया, सैटेलाइट टेलीकॉम सिस्टम, VSATs and all। हाँ वीसेट्स वगैरह। तो विश्व में कहीं पर वो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट पे सैटेलाइट पे नहीं होता, तो हमने एक तरह से लीपफ्रॉग कर लिया, और कठिनाई आई, लेकिन एक तरह से टेक्नोलॉजी भी उस मैच्योरिटी लेवल पर पहुंची थी कि जिससे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सके। और उसके बाद ही भारत का जो आईटी का दबदबा बना 94 में हमने शुरू किया, करीब अप्रैल मई में डेट मार्केट शुरू किया, और नवंबर 394 को इक्विटी शुरू किया। तो उसके बाद ही बैंकिंग सिस्टम का ऑटोमेशन हुआ, हमारी सैटेलाइट टेलीकॉम सिस्टम यूज़ करके सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क पे। और फिर Y2K आया, जिसमें लोग NSE दिखाने लाते थे कि भाई भारत क्या कर सकता है। वेंडर्स में ऐसे भी थे कि जिन्होंने कभी NSE में काम भी नहीं किया था जी, फिर भी वो लोग लेके आते थे कि भाई देखो भारतीय ये सब कर सकते हैं। और गांव में पहुंच चुका था, माने सैटेलाइट टेलीकॉम के जरिए कहीं पर भी आप कर सकते थे ट्रेडिंग, 1-2 सेकंड के अंदर आपको ट्रेड मिल जाता था। तो एक तरह से एक मैजिक था, और वो मैजिक आज तक चल रहा है, और उसने भारत को पूरा बदल दिया। खाली सिर्फ स्टॉक मार्केट की दुनिया में नहीं, फाइनेंस की दुनिया में, मोर इम्पोर्टेंटली आईटी की दुनिया में जो आज भारत का दबदबा है, वो उसका जो एक जननी कहूँगा मैं, तो NSE रही। कि वहीं से ये जितने भी, हालांकि हमारे बिलियनर्स बाद में बहुत बने जी, और उन्होंने अच्छा काम भी किया, लेकिन ये जो एक बीज बोया था वो नहीं होता तो बाकी सब चीज़ों का हम कैसे दूसरों को दिखा पाता कि हम ये कर सकते हैं। और आज जो हम UPI और बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो भी सैटेलाइट टेलीकॉम का जो फ्रेमवर्क है उसी पे चलती है, वो भी वायरलेस है, ये भी वायरलेस है। तो ये, और मैंने बाद में वायरलेस में, मैंने मोबाइल में भी काम किया, बट बेसिकली फॉर मी कि जो NSE ने भारत के लिए अचीव किया वो एक तरह से बहुत अलग अलग डायरेक्शन में किया है। और NSE का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए तो बहुत अधिक हुआ है। उस समय मुझे याद है नवंबर 394 में भारत का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे हिसाब से 3,70,000 करोड़ था, आज 450 लाख करोड़ से अधिक है। तो करीब 130 गुना मार्केट कैप भी बड़ा है। कंपनियों में जो पहले आपको याद होगा, आप तो मैंने मेरे साथ इतने सालों से मुझे देखते आया, मैं आपको देखते आया हूँ, तो कि भाई कंपनियों का बैलेंस शीट लाने में हमें कितनी तकलीफ पड़ती थी। और माने एनुअल रिजल्ट तो 2-3 साल के बाद आते थे, कई बार मिक्स करके आते थे 18 महीना है ना, तो उसको क्वार्टरली लाना और जो रिटेल इन्वेस्टर को एक तरह से प्रोटेक्शन देना विश्व में कहीं नहीं है। चाइना का भी पिछले 30 सालों में बहुत अधिक ग्रोथ हुआ है, लेकिन उनका जो इंडेक्स आज है वही 30 साल पहले था। तो रिटेल इन्वेस्टर को तो कुछ नहीं मिला। एब्सोल्युटली। जबकि भारत में 30 सालों में आप देखेंगे, 20 सालों में आप देखेंगे, 10 साल में आप देखेंगे, S&P 500 के मुकाबले हमारा डॉलर रिटर्न्स सिमिलर है। तो उसका यही मतलब है कि भारत की जो स्मॉल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की जो नीति है वो बहुत अच्छी रही। माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन की, मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी का जो वोटिंग होता है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स और सस्पेंशन ऑफ कंपनीज, ये बहुत सारी चीज़ें जो है भारत में है। इवन प्राइस बैंड होते हैं डेली। कई बार मुझे लोग कोसते भी है कि आपने प्राइस बैंड लगवाया। हाँ, जब पूरा डीमेट भी कम्प्लीटली लेके आए तो सब लोगों को लगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है। और ऑर्डर मैचिंग सिस्टम में ये पहला NSE विश्व में पहला था जिसने सक्सेस किया। बाकी तो नास्डेक था, फोन से चलता था, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फ्लोर पे चलता था। यही पहला ऑटोमेटेड ऑर्डर मैचिंग सिस्टम जो सक्सेस हुआ। उसके बाद बाकी विश्व के सभी एक्सचेंजेस भी ऑटोमेट हुए। तो आज आप, हमें लग रहा है कि वो हमारे से आगे नहीं है। और आज अब NSE एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, करेंसी सेगमेंट, उसमें हमने शुरू किया है। नैनो सेकंड में हम रिस्पॉन्स टाइम देते हैं। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, 10 लाख माइक्रो सेकंड होते हैं, और 100 करोड़ नैनो सेकंड होते हैं। हम आज नैनो सेकंड में आपको रिस्पॉन्स देना चालू कर रहे हैं। 100 करोड़वां हिस्सा सेकंड का। हाँ, तो क्योंकि भारत का दबदबा स्टॉक मार्केट टेक्नोलॉजी में पिछले 30 सालों से बना हुआ है, उसको बरकरार रखना। ऐसा नहीं कि कोई फास्ट करने से कोई ज़्यादा, मैंने एक हद से ज़्यादा फास्ट करने से कोई खास बेनिफिट किसी को नहीं है, लेकिन एक तरह से इट शोज। जैसे आप ओलंपिक्स देखते हैं तो सबसे बड़ी
जो रेस होती है कौन सी होती है? मैराथन 100 मीटर की रेस होती अच्छा है। वैसे इन कि टर्म्स जो जिसमें लोग सबसे ज़्यादा excited- इंटरेस्ट लोगों का है। हाँ, सबसे एक्साइटेड क्यों तेजी होते से हैं? भागने वाले। कि दैट ऑल्सो शोज जो जीतता है उसका देश भी एक आगे आता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी देश की नहीं Prestigious दर्शाता है, है। prestigious। अब देश की टेक्नोलॉजी भी दर्शाता है कि कैसे अपने एथलीट को तैयार करते हैं, कैसे उसको खाना खिलाते हैं, कैसे ये करते हैं वो करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा भी एक टेक्नोलॉजी का रेस रहता है। तो उसमें ये जो स्पीड होती है वो एक इम्पोर्टेंट रहती है। एनएससी इतने सालों से अपना दबदबा, मैंने एक दिन में कई बार हमें 2000 करोड़ ऑर्डर आते हैं 6 घंटे में, कंपैरेटिवली 2000 करोड़ ऑर्डर्स। हाँ 6 घंटे में। जो यूपीआई जो है महीने में करता है 24 घंटे में। अब हम लोग 2000 करोड़ ऑर्डर कर लेते हैं। कई बार विश्व के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में उसमें 50% एनएससी के जरिए आते हैं। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अब चूँकि हम इन्वेस्टर का बेस भी बड़ा बन गया है, पहले जब नो इन्फॉर्मेशन से बॉम्बार्डिंग और इन्फॉर्मेशन पे आ गए हैं, आपने तो अपने पूरे करियर में कई बार ऐसे मौके देखे होंगे। अब जो एक नया मौका है कि इस वक्त लोगों को बड़ा डर है टैरिफ का, ट्रम्प का, बड़ा हल्ला गुल्ला चलता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे टिक पाएगी, क्या कुछ हो पाएगा। छोटे इन्वेस्टर्स ज़्यादा डरते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी थोड़े सहमे हुए तो हैं। आप कैसे देखते हैं पूरे इसको और कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे? मेरा एक बात तो है कि निवेश के लिए डरना जरूरी है। अच्छा, आपको एडवेंचरस नहीं होना है। आपको ट्रेडिंग करना है, आप ट्रेडर हो तो अलग बात है। निवेश सुबह करके शाम को बेचना वो निवेश नहीं होता है। लंबी अवधि के लिए करना है तो स्वाभाविक है कि आगे भगवान क्या करेगा, विश्व में क्या होगा, वो तो किसी को नहीं पता। इसलिए थोड़ा डर के चलना जरूरी है। लेकिन आज जो एक तरह से जियो पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, मैं कई बार मैंने पिछले 35 सालों से बोल रहा हूँ कि जियो पॉलिटिक्स इट्स इकोनॉमिक्स फॉर ब्रेकफास्ट। कि जो जियो पॉलिटिक्स है उसी के इर्द गिर्द लाइफ चलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जियो पॉलिटिक्स एक ही जगह पे ठहरा है, उसमें भी उतार चढ़ाव आता है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं हम, वो शिफ्ट होती रहती है। राइट। तो जो 30 साल पहले हम थे 91 में, वो सिचुएशन क्या थी और आज क्या सिचुएशन है। कई बार क्या होता है कि जो ऊपर रहते हैं लोग, जो एक तरह से अमीर होते हैं या तो जो बलवान होते हैं, तो वो अपना जो बलवान उनका जो बल है उनको लग रहा है कि वो पुराना ही है। लेकिन हमें भी मालूम है कि जब हम 25 साल के तो कितनी ताकत थी और माने 60 साल में जो लेकिन वो मन में रहता है, दूसरों को भी रहता है कि इसका यही ताकत है। ऐसा जरूरी नहीं है। तो इफ यू गो बैक टू वर्ल्ड वॉर 2 1944 में जाओगे तो देखोगे कि जो लड़ाई थी वो यूरोपियन पावर्स में थी, लेकिन जीता कौन? अमेरिका। ट्रू। तो दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर जो था रोटी ले गया था। और वो एक तरह से दैट इकोनॉमी वाज कमिंग अप वेरी फास्ट। उनके पास रिसोर्सेज थे, उनके पास लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे। तो टेक्नोलॉजी एक तरह से करते गए और उन्होंने भी वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस और WTO, ऐसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी 50 चीज़ों को उन्होंने सपोर्ट किया अपने पैसे से। और कहीं पे भी वर्ल्ड में लड़ाई होती थी तो अपने आदमी भेज देते थे। तो एक तरह से अपना दबदबा वो बना के रखते थे। और उनको फिर तकलीफ हुई रशिया से, USSR से। तो उनको एक तरह से सबको अपनी तरफ लाने के लिए उन्होंने एक तरह से कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई अपना दबदबा दिखाया। लेकिन 1988 में बर्लिन वॉल गिरी तो उसमें जो USSR था वो उसका एक शुरुआत हुआ कि वो तितर बितर हो रहा है। तो जो ड्यूअल पावर था, ड्यूअल पोलैरिटी, वो सिंगल पोलैरिटी पे आ गया। तो करीब 1990 से आज 35 साल हो गए, उसमें एक सिंगल पोलैरिटी रही अमेरिका की। उसके अंदर अंदर अब चाइना धीरे धीरे बड़ा हुआ, इंडिया एक तरह से नई महासत्ता के बीच रूप में उभर के आ रहा है। और यूरोपियन यूनियन, तो पहले जो सिंगल पोलैरिटी थी अभी आपको 4 पोलैरिटी दिख रही है। तो और जो बड़ा धनवान बलवान देश था आज वो नीचे आ गया। उसने 3 लड़ाई ऐसी लड़ी ट्रिलियन डॉलर्स की कि जिसमें से वो कुछ मिला नहीं और खुद ही कर्ज में आ गया। तो अभी $35 ट्रिलियन का
वो बैलेंस शीट पे कर्ज लेके घूम रहा है, तो उसको लग रहा है कि अब मैं गरीब हो गया तो मैं ये यूएन को नहीं मानता, WTO को नहीं मानता, किसी कोई भी चीज़ को पीछे नहीं मानता, अभी आप मुझे क्या दे सकते हो और मैं क्या आपसे ले सकता हूँ। तो उसमें जो उनको भी पता है कि चाइना आज काफ़ी बलवान है, अमेरिका इज़ अ व्हाट आई कॉल फ्रेलिंग नेशन, माने फ्रेल हो रहा है, धीरे धीरे दुर्बल बन रहा है जी। चाइना जो है वो दुर्बल था, अब थोड़ा मजबूत हो रहा है, तो उसको तो उनको तकलीफ नहीं देना है। रशिया अपने आप में एक अलग ही सिस्टम है कि उसको भी तकलीफ नहीं देना। तो पहले ज़माने में जब राजा अंग्रेज अपनी लड़की को ब्याहते थे तो उसके साथ एक लड़के को भी भेजते थे, छोटा सा 5-7 साल का, तो उसका आपने वीपिंग बॉय नाम का एक सिस्टम सुना होगा। जी। तो जब भी जो जिससे शादी करी थी वो राजा को कुछ वो लेडी को मारने का मन आता था तो वो चाबुक लेकर के वो बच्चे को मारते थे। तो इसलिए उनको लग रहा है कि ये जो इतना बलवान नहीं है इंडिया, तो उसके साथ हम ये सब कर सकते हैं। तो एक तो डेमोग्राफिक से जो लोग प्रोड्यूस करते हैं वो यंग लोग प्रोड्यूस करते हैं। जब चाइना का भी आप देखेंगे 2015 के बाद उनका ग्रोथ रेट इसलिए कम हो गया कि नए लोग आना कम हो गए जी, राइट। दूसरा है डिमांड, कि जो यंग लोग होते हैं वही नई चीज़ें खरीदते हैं। मैं आप वही सफ़ेद शर्ट पहन के बैठने वाले लोग हैं, है ना। तो हमारे पास कोई ऐसी इच्छाएं नहीं होती कंजम्पशन की, जो नए बच्चे होते हैं वही करते हैं। ठीक बात। और तीसरा है टेक्नोलॉजी। तो आज का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज गति से वेव्स में आता है, बट तेज गति से वेव्स आ रहे हैं, तो कौन सा सोसाइटी उसको ग्रहण कर पाएगा। तो जो यंग सोसाइटी होता है वही ग्रहण कर पाता है, राइट। तो ये यहाँ पर भी, और हम लोग एक तरह से वी आर वे अबव अमेरिका और यूरोप और चाइना और जापान इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डे टू डे लाइफ, राइट। तो आगे भी हमें बहुत एक अवसर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारत का जो भविष्य बहुत उज्जवल है और अगले 30-50 सालों में भारत इतनी वेल्थ बनाएगा जो पिछले 10,000 सालों में नहीं बनी। क्या बात है। तो इतने लंबे समय तक जो वेल्थ नहीं बनी वो आगे बनने वाली है। लेकिन NSE हमेशा कहता है सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बस इन 3 बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो भारत की इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी वेल्थ आप बना पाएंगे, ये कहना है आशीष सर का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों को डायरेक्शन देने के लिए। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।